तो आइए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा हम आर्यभट्ट के बारे में समझ लेते हैं। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? आर्यभट्ट ने हमेशा कुसुमपुर पाटलिपुत्र को अपना मूल स्थान माना, जो वर्तमान में पटना बिहार है। उनका वास्तविक जन्म स्थान और जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वह अभी भी अज्ञात है। यानी कहने का मतलब है कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ उसका वो अभी भी अज्ञात है, मालूम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने क्या आविष्कार किया था? आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की थी। उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए थे। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरण का आविष्कार किया, जो पूरे देश में विख्यात हुआ। ठीक है, अब इसी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? भारत में सबसे पहला गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट का जन्म 476 संभवतः आसमक या कुसुमपुरा भारत में हुआ था। ठीक है, एक खगोल शास्त्री और सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ थे, जिनका कार्य और इतिहास आधुनिक के विद्वानों के लिए उपलब्ध है। उन्हें 10वीं सदी के इसी नाम के भारतीय गणितज्ञ से अलग करने के लिए आर्यभट्ट प्रथम या आर्यभट्ट द एल्डर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 10वीं सदी के बाद से आर्यभट्ट प्रथम या आर्यभट्ट एल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गणित में शून्य का जनक कौन है? उत्तर जाने। आर्यभट्ट ने अंकों की नई पद्धति को जन्म दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में भी इसी पद्धति में कार्य किया है। ठीक है, आर्यभट्ट एक ग्रंथ लिखे थे जिसमें अंकों की नई पद्धति को जन्म दिया था और उसमें इसी पद्धति के बारे में कार्य किया है। आर्यभट्ट के लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणित पार्ट 2 में 1 से अरब तक की संख्याएं बताकर लिखा है। कहने का मतलब है कि आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की है और उस ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीय। तो आर्यभट्टीय के गणित पार्ट 2 में 1 से लेकर अरब तक की संख्याएं को बताकर लिखा है, इसलिए आर्यभट्ट के लोगों ने आर्यभट्ट को शून्य का जनक मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जीरो का प्रारंभिक नाम क्या है? भारत का शून्य अरब जगत में सिफर अर्थ खाली। ठीक है, सिफर का अर्थ खाली है। ठीक है, नाम से प्रचलित हुआ, सिफर नाम से प्रचलित हुआ, फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि से होते हुए उसे अंग्रेजी में जीरो कहा गया। ठीक है, अब इसे अंग्रेजी में हम लोग जीरो पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का शून्य, और हिंदी में हम तो शून्य बोलते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब शून्य के खोज किस देश ने की थी? अब यहाँ देश की बात आ गई, तो चलिए इसको हम समझते हैं। प्रथम बार शून्य का खोज 3 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है जो 2 नदियों के बीच में, मेसोपोटामिया एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आविष्कार 3 ईसा पूर्व के आसपास में मेसोपोटामिया में शून्य का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब माया के लोगों ने इसका आविष्कार स्वतंत्र रूप से 4 ईसा पूर्व में किया था। बाद में इन्हें 5वीं शताब्दी के मध्य में भारत में विकसित किया गया। ठीक है, 5वीं शताब्दी के मध्य में भारत में विकसित किया गया और 7वीं शताब्दी के अंत में यह कंबोडिया में फैल गया तथा 8वीं शताब्दी के अंत में यह चीन और इस्लामी देशों में फैल गया। ठीक है, इस तरह से जीरो का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे अनेकों देशों में ये फैला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। शून्य का आविष्कार किसने किया? इसको बार बार दोहराते हैं हम समझने के लिए। ठीक है, संख्यात्मक अंक के रूप में शून्य की अवधारणा प्राचीन भारत में विकसित हुई। कहने का मतलब है कि संख्यात्मक रूप में शून्य की अवधारणा भारत में विकसित हुई, प्राचीन भारत में। ठीक है, जबकि कई भारतीय गणितज्ञों ने गणित अवधारणा के रूप में शून्य के विकास में योगदान
दिया। यानी भारत के कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य के विकास में अपना अपना योगदान दिया। ठीक है। संख्यात्मक अंक जीरो के आविष्कार का श्रेय अक्सर भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है। तो आपने ये देखा कि आर्यभट्ट ने संख्या के रूप में शून्य का आविष्कार किया था और उसमें अपने भारत के कितने वैज्ञानिकों ने उसमें योगदान दिया, इसलिए अक्सर श्रेय भारत के वैज्ञानिकों को ही जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। 628 ईस्वी में एक विद्वान और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य और उसके संचालन को परिभाषित किया। यानी उन्होंने शून्य और संचालन को परिभाषा दिया। ठीक है। और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो संख्याओं के नीचे एक बिंदु है। ठीक है। उन्होंने शून्य का प्रयोग करके जोड़ और घटाव जैसे गणितीय संक्रियाओं के नियम भी लिखे। ठीक है। तो दोस्तों इसको स्क्रीन पर पढ़ के भी आप लोग समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। गिनती की खोज कब हुई थी? उदाहरण के लिए जिस आरबी अंक प्रणाली से आज हम सभी परिचित हैं उसका श्रेय आमतौर पर प्राचीन भारत के दो गणितज्ञों को दिया जाता है। वो दो गणितज्ञ कौन हैं इसको समझते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आर्यभट्ट और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ब्रह्मगुप्त हैं। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को ही अंक प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। शून्य को समझें। शून्य कहने के तो शून्य है, परंतु शून्य का ही चमत्कार है कि यह 1 से 10 और 10 से 1000 और 1000 से लाख करोड़ कुछ भी बना सकता है। शून्य की विशेषता है कि इसे किसी संख्या से गुना करो अथवा भाग दो, फल शून्य ही रहेगा। तो शून्य की लंबाई, चौड़ाई या गहराई नहीं होती है। तो इससे आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीन पर पढ़ के भी इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा इसे भी समझते हैं। शून्य से पहले था 10 अंकों का ज्ञान। इंसान शुरुआत से गिनती के लिए अंगुलियों का इस्तेमाल करता था। शून्य से पहले उसे 10 अंगुलियों का ज्ञान था क्योंकि मनुष्य के हाथों में 10 अंगुलियां थी। बस अंतर यह था कि वे उसे लिख नहीं सकते थे। ठीक है। कहने का मतलब है कि शून्य का ज्ञान नहीं था। उस समय इंसान ने अपने अंगुलियों का प्रयोग करता था और उसे ही इस्तेमाल करता था। बस अंतर यही था कि वह लिख नहीं सकते थे। ठीक है। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी तथ्यों को समझते हुए अब हम समझते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी। आर्यभट्ट प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ ने शून्य की खोज की। गुरुत्समद ने अंकों के बाद शून्य लिखने की प्रक्रिया की खोज की। ठीक है। महर्षि चरक और भाग्यभट्ट प्राचीन भारत में चिकित्सा विशेषज्ञ थे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।